वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे और कैसे होंगे? खुश होंगे। कैसे होंगे? खुश होंगे। चलिए, आप लोग घर पे रहिए क्योंकि दिन प्रतिदिन आपके कोविड-19 के केसेस जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको घर पर रहना और सेफ रहना, दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अगले लेक्चर पे। इस लेक्चर पे हम लोग शुरू करते हैं टाइप 4 कूलाम्स ला के। हमने 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम चौथा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा टाइप 4। क्या हेडिंग डालेंगे? टाइप 4। देखें दिख रहा है कि नहीं? बढ़िया दिख रहा है। चलिए, तो इस टाइप 4 पर जो प्रश्न बनेंगे इस पर लिखिएगा, साम्यावस्था के प्रकार, सरल आवर्ती गति, जो भी हो, आवर्त गति। क्लास 11th में आपने सब में पढ़ा होगा। फिर सरल आवर्त गति तथा सरल आवर्त गति के क्या बोलते हैं उसे? टाइम पीरियड को आवर्तकाल। सरल आवर्त गति के आवर्तकाल पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न। तो यदि आपसे क्वेश्चन में ये सब सारे पूछे कि साम्यावस्था है, ठीक है, लेकिन किस प्रकार की साम्यावस्था है, मतलब स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। ठीक है, यदि उसका साम्यावस्था क्या क्या पूछे आपसे? प्रकार पूछे। आपसे पूछे कि ये आवर्ती गति कर रहा है कि सरल आवर्ती गति कर रहा है। दूसरा पूछे कि यदि ये सरल आवर्ती गति कर रहा है तो उसका आवर्तकाल कितना है। यदि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे तो इसके लिए देखिए हम लोग कैसे करेंगे, ये सब हम सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आवर्तकाल कितने प्रकार के होते, साम्यावस्था जो है कितने प्रकार की होती है, इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं। तो लिखिएगा, साम्यावस्था 3 प्रकार की होती है। साम्यावस्था 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। ठीक है, लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? स्थायी साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? स्थायी साम्यावस्था। दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था। फिर आपका होता है एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब उदासीन साम्यावस्था। चलिए, तो पहले देखते हैं कि इसको किस टाइप के होते हैं। तो देखिएगा, इसमें पहला पॉइंट है कि देखिएगा, मैंने एक रिंग बनाई। ये क्या है? रिंग है। क्या है? एक रिंग है। और यहां पर मैंने एक बॉल रख दी। ये क्या है? बॉल है।
ये आपकी रिंग है, ठीक है, और ये क्या है, गेंद है, बॉल, ठीक है ना। अब इस बॉल को मैं थोड़ा सा यहां से पकड़ के यहां पर लेते आता हूं, इस पॉइंट पर। जब मैं इस पॉइंट पर लाकर इस गेंद को छोड़ता हूं तो ये गेंद क्या करती है, फिर से इसी जगह पर जाती है, यहां तक जाती है, यहां से फिर इधर जाती है, फिर नीचे आएगी। मतलब ये किस प्रकार की आवर्ती गति करने लगेगी, क्या करेगी, आवर्त गति करने लगेगी। और कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि यह गेंद अपनी पुनः वाली स्थिति पर, जिस स्थिति से इस गेंद को क्या किया था हमने, उठाया था, उसी स्थिति पर यह गेंद क्या आ जाएगी, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, यदि कोई वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्थायी साम्य अवस्था या स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अनस्टेबल में क्या है कि मैंने एक रिंग लिया, ठीक है, ये रिंग आपकी एक सरफेस पर है, रखी हुई है, ठीक है। मैंने इस रिंग लिया और रिंग के ऊपर मैंने क्या रख दिया, गेंद रख दिया। ये क्या है, आपकी रिंग है, ये मैंने बॉल रख दिया, ठीक है, गेंद। अब मैं इसको यहां से थोड़ा सा भी यदि इसे इधर करूं या इधर करूं, ठीक है, थोड़ा सा भी यदि मैं इसे डिस्प्लेस करता हूं तो ये गेंद कहां पर आ जाएगी, गेंद नीचे आ जाएगी, गेंद नीचे आ जाएगी। तो क्या गेंद फिर से अपनी पुनः स्थिति पर पहुंच जाएगी जहां पर पहले थी, मतलब इस रिंग के ऊपर पहुंच जाएगी, यानी कि नहीं। तो यदि कोई वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहुंच पाती है तो उसे क्या कहते हैं, अस्थायी साम्य अवस्था, ठीक है। तीसरा है कि मैंने ये गेंद लिया, ये क्या है, आपकी गेंद है, बॉल है, और इसको मैं इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं या इधर डिस्प्लेस करूं, तो कुछ दूरी बाद चलने के बाद ये क्या हो जाएगी, फिर से ऐसे हो जाएगी। अपनी प्रारंभिक स्थिति पर तो नहीं आ रही है, लेकिन क्या है कि फिर से वो आगे बढ़ जा रही है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बात समझ आए कि उसकी अवस्था पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, मतलब यहां से पकड़ के उसको यहां लेते आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, उदासीन या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था पर आ जाती है। यदि किसी वस्तु को थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाने डुलाने के बावजूद भी वह क्या हो, अपनी प्रारंभिक अवस्था पर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। और यदि कोई वस्तु पुनः हिलाने डुलाने के बावजूद वह क्या हो, अपनी प्रारंभिक अवस्था में ना आए तो उसे क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इसी तरीके से जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है, उसमें एक गेंद लिया, यहां पर रख दिया। अब इस गेंद को मैं या दाएं साइड लाऊं या बाएं साइड लाऊं, दाएं साइड लाऊं या बाएं साइड लाऊं, वहां पर क्या होगा, हर एक जगह पर ये ऐसे ही अवस्था में दिखेगी, तो ऐसे क्या कहते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। चलिए, ठीक है। अब एक बात आती है कि इन जगह पर, यहां पर दूसरा पॉइंट है कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो इनकी होती है मिनिमम होती है। क्या होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो लिखिएगा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, ठीक है। तो ये जो आपको स्थायी साम्य अवस्था के लिए जो होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, ये क्या होगा, न्यूनतम होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, न्यूनतम। अनस्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, स्थितिज ऊर्जा जो होगी, क्या होगी, अधिकतम होगी। क्या होगी, अधिकतम। इसके लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम। और न्यूट्रल के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, नियत होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। पोटेंशियल एनर्जी नियत होगी, नियत यानी कि कैसी होगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले इन दो पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, बताओ। चलिए, तो यदि आपने नोट कर लिया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। पॉज करके, वीडियो नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिएगा, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है,
इस पर क्या लगता है, प्रत्यानयन बल लगता है। क्या लगता है, प्रत्यानयन बल। ये सब आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ होगा। तो प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल लगेगा। तीसरा पॉइंट है प्रत्यानयन बल कार्य करेगा। इस वाले पर लिखना है प्रत्यानयन बल कार्य नहीं करेगा। प्रत्यानयन बल कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा। यहां पे भी आपको लिखना है कि प्रत्यानयन बल कार्य नहीं करेगा। नयन बल कार्य नहीं करेगा। तो प्रत्यानयन बल किस में काम करेगा, सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। किस पर काम करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। देखिए प्रत्यानयन बल कहते किसे हैं, पहले ये समझ लीजिए। भले ही क्लास 11 का है लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें है क्या कि यदि किसी वस्तु को उसकी प्रारंभिक अवस्था से थोड़ी दूर, उसकी प्रारंभिक अवस्था से छोटी दूरी के लिए उसको अपनी जगह से हटाया जाता है, उसकी जगह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन से विस्थापित किया जाता है, तो उस वस्तु को पुनः अपनी स्थिति पर लाने के लिए उस पर एक बल कार्य करता है। उस वस्तु पर एक बल कार्य करता है, वह क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल। और यह प्रत्यानयन बल क्या होता है, फिर से समझिए। कोई वस्तु है, ठीक है, उसको अपनी स्थिति से हमने क्या कर दिया, उसकी ओरिजिनल स्थिति से हमने थोड़ा सा उसको विस्थापित कर दिया। अब वह विस्थापित हो गई, तो उस वस्तु को जो पुनः अपनी स्थिति पर लाने के लिए एक बल कार्य करेगा, वही बल क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये सब सारी चीजें, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं। यदि आपने इसको लिख लिया हो तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। चलिए नोट कर लिया, तो अब कुछ चीजें हैं, लिखते हैं फटाफट, बहुत जल्दी जल्दी। तो परेशान होने की समस्या नहीं है, आप लोग आराम से देखिएगा तो सब सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए इस पे लिखना शुरू करिए। लिखिएगा कि यदि किसी वस्तु को छोटी दूरी के लिए उसकी प्रारंभिक अवस्था से विस्थापित करते हैं, तो इस वस्तु को पुनः अपनी स्थिति में लाने के लिए इस पर एक बल कार्य करता है, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। और यह प्रत्यानयन बल विस्थापन की
प्रथम घात के बराबर होता है, प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, क्रमानुपाती होता है। लिख गया, ठीक है। फिर से लिखिएगा, यदि दूरी अधिक हो विस्थापन की, यदि दूरी अधिक हो विस्थापन की, तो यह प्रत्यानयन बल किसी और घात के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए, यदि लिख गया हो तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर देखिए, मैं भी इसका मतलब समझा दूंगा, ये सब क्या लिखा हुआ है, इसको पहले आप लिख लीजिए। चलिए, लिख लिया होगा, पॉज करके वीडियो को लिख लीजिएगा। चलिए, अब बात आती है, क्या बात आती है? बात आती है कि ये जो प्रत्यानयन बल है, ये जो प्रत्यानयन बल है, यदि ये विस्थापन की पावर, ये जो विस्थापन है, हमने मान लिया कि x क्या है? विस्थापन है। तो x विस्थापन की पावर यदि 1 है तो यह क्या करेगा? यह बॉडी जो है SHM करेगी। क्या करेगी? SHM, सरल आवर्त गति करेगी। ये किसके लिए है? छोटी दूरी के लिए। किसके लिए है? छोटी दूरी के लिए। छोटी दूरी, यदि विस्थापन कैसा है? छोटा है। यदि विस्थापन कैसा है? छोटा है, तो बॉडी क्या करेगी? SHM करेगी। और वहां पर क्या आएगा? प्रत्यानयन बल विस्थापन की 1 घात के बराबर आ जाएगा। फिर यहां पर यदि विस्थापन अधिक है, यदि विस्थापन की दूरी अधिक है, विस्थापन की दूरी अधिक है, तो ये जो प्रत्यानयन बल होगा, प्रत्यानयन बल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा विस्थापन के, लेकिन किसी पावर n के, पावर n के। तो यहां पर ये क्या करेगा? आवर्त गति करेगा। क्या करेगा? आवर्ती गति करेगा। बॉडी कैसी गति करेगी? आवर्ती गति। n 1 ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए, अब देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। बात समझना, यदि आपने किसी वस्तु को, यदि आपने किसी वस्तु को क्या किया है कि छोटी दूरी के लिए विस्थापित किया है, यदि आपने किसी वस्तु को छोटी दूरी के लिए विस्थापित किया है, तो वह वस्तु सरल आवर्त गति करेगी। कैसे करेगी? सरल आवर्त गति, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM करेगी। और इस पर जो लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होगा वो विस्थापन की पावर 1 होगा। विस्थापन की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। अब क्या है मेरे भाई कि यदि आपने दूरी क्या कर दिया, विस्थापन थोड़ा सा ज्यादा दूरी के लिए कर दिया, आपका विस्थापन क्या हो गया? थोड़ा अधिक दूरी के लिए कर दिया, तो अब वह कैसा मोशन तो करेगा, लेकिन कैसा मोशन करेगा? आपका यह जो मोशन करेगा, यह करेगा आवर्ती गति करेगा। क्या करेगा? आवर्ती गति करेगा। आवर्ती गति करेगा, और इस पे जो प्रत्यानयन बल होगा, इस पर जो प्रत्यानयन बल होगा वो x की पावर n के, x की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
x की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और n जहां पर आपका 1 से बड़ा होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब आगे लिखते हैं। आवर्तकाल को निकालने के लिए, आवर्तकाल को ज्ञात करने के नियम कि देखिए, सबसे पहले आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए नियम देख लेते हैं कि आवर्तकाल को हम लोग निकालेंगे कैसे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिएगा, पहला पॉइंट है कि पहला काम क्या करना है। यदि आवर्तकाल निकालने के लिए आ गया तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखिएगा, हम वस्तु को उसकी साम्यावस्था से छोटी दूरी के लिए विस्थापित करते हैं। छोटी दूरी के लिए विस्थापित करते हैं। क्या करते हैं, छोटी दूरी के लिए विस्थापित करते हैं, और इस पर और इसके लिए प्रत्यानयन बल निकालते हैं। क्या करते हैं, प्रत्यानयन बल निकालते हैं। लिख गया। सबसे पहले क्या करेंगे, उस वस्तु को क्या करेंगे, स्मॉल दूरी के लिए, छोटी दूरी के लिए विस्थापित कर देंगे, और फिर उस पर क्या करेंगे, उस पर प्रत्यानयन बल निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, देखिएगा, अगला पॉइंट है दूसरा, हम वस्तु का त्वरण निकालेंगे। वस्तु का त्वरण निकालेंगे, और इस त्वरण को F बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जहां पर F क्या है, ये जो F है ये भी आपका क्या है, त्वरण है। X क्या है, आपका विस्थापन है, ठीक है ना। तो अब इनसे हम लोग तुलना करेंगे। पहले हम यहां से प्रत्यानयन बल निकाल लेंगे, उस प्रत्यानयन बल के कारण हम वस्तु पर क्या निकाल लेंगे, त्वरण निकाल लेंगे, और त्वरण निकालने के बाद हम इस इक्वेशन को लगाएंगे, F बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहां से त्वरण की, इस त्वरण की और इस त्वरण की, ये जो है इनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यहां से ओमेगा स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ओमेगा का मान ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि जब ओमेगा पता हो गया, क्या पता हो गया, ओमेगा, तो टी बराबर क्या होता है, 2 पाई ओमेगा। यहां से क्या आ जाएगा, आपका आवर्तकाल निकल आएगा। टी क्या है, आपका आवर्तकाल है। टी क्या है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल है टी। चलिए, तो ये 3 स्टेप हम लोग करेंगे और आपके सब सारी चीजें निकल के चली आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्वेश्चन की सहायता से हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको देखते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए अब यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। यहां पर आपको 2 आवेश दिए हुए हैं, और दोनों आवेश कैसे हैं, फिक्स्ड है। ये Q है और ये Q है, ये फिक्स्ड है। इसका पॉइंट है आपको a,0, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है माइनस का a,0, ठीक है।
इसके पॉइंट यहां पर एक आवेश आपका क्यू दिया हुआ, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स्ड है, ये किनारे वाले फिक्स्ड हैं, ठीक है, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं 0,0 है। अब आपसे यह पूछा है इसका द्रव्यमान इस वाले आवेश का m है। यहां से पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि किस अक्ष के अनुदेश, किस अक्ष के अनुदेश यह क्यू आवेश साम्यावस्था में होगा, साम्यावस्था में होगा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, आपको जो निकालना है इस पर निकालना है कि यदि यह आवेश, यदि आवेश Q साम्य, यदि आवेश Q SHM करे तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ये चीज निकाल ली। तो चलिए देखते हैं। पहले यार देखो, ध्यान से पहला पार्ट देखते हैं ना, समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले ध्यान से इत्मीनान से देखना। फिर से मैं वही फिगर बना रहा हूं। ये आवेश Q, ये आपका आवेश Q, इसका पॉइंट A,0, इसका -A,0, यहां पर इनको दोनों को मिलाए, यहां पर एक आवेश Q है, इसका मास m है, इसका पॉइंट 0,0। ये आपका फिक्स्ड है, ये भी आपका क्या है, फिक्स्ड है। चलिए यार ध्यान से देखना। मान के चलो कि ये आवेश किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। मान लो, मानने में क्या जा रहा है, y-x की तरफ जा रहा है। पहले y-x देखते हैं। तो यार y-x के कारण अब मान के चलो कि ये आवेश जो है y दूरी चल के कहीं यहां पर पहुंच गया। अब ये आवेश यहां पर हो गया, तो इसके कारण जो बल लगेगा, इसके कारण, इस आवेश के कारण जो बल लगेगा आपका इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज से ये दूर डायरेक्शन में जाएगा, तो इस पर फोर्स ये लगेगा, ये पहले वाले के कारण। तो ये पहले वाले के कारण। इसी तरह दूसरे वाले के कारण जो फोर्स लगेगा वो आपका F2 इधर लगेगा, क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव से दूर जाता है, तो ये दूर चला जाएगा। यदि मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और ये डायरेक्शन दूर चलती जाएगी। तो क्या कभी ऐसा होगा क्या कि ये रुकेगा? ऐसा तो नहीं होगा, ये रुकेगा ही नहीं। तो यानी कि y एक्सिस पर ये साम्य अवस्था में नहीं है। y एक्सिस का तो समझ में आया ना, क्योंकि यहां पर ये चार्ज रुकेगा ही नहीं, ये डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, सीधे ऊपर चलता जाएगा। तो यह y एक्स के अनुदिश तो साम्य अवस्था में नहीं है। बात क्लियर हुई ना? क्योंकि देखिए यहां से ये मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। अब जब ये यहां पर आ गया, y एक्स पर आ गया, तो यहां से इसके कारण, दूसरे वाले फोर्स के कारण, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव दूर जाते हैं, तो ये इधर फोर्स लगाएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसके कारण भी ये इधर जाएगा। इनका नेट रिजल्टेंट इनके बीच में, मतलब ऊपर की तरफ तो जाएगा। तो आपका आवेश क्या है, ऊपर चलता रहेगा, यानी ये कभी साम्य अवस्था में आएगा ही नहीं। तो ये तो आपका साम्य अवस्था में आएगा ही नहीं। चाहे तो आप x एक्सिस के y एक्सिस के लिए निकालिए या z एक्सिस के लिए, यह इनके साम्य अवस्था में नहीं आएगा। तो लिखिएगा, यह आवेश y तथा z अक्ष के लिए साम्यावस्था में नहीं होगा, के लिए साम्यावस्था में नहीं होगा। क्लियर हो गया? लिख लिया होगा, लिख लीजिए। अब बात करते हैं x अक्ष के लिए।
किसके लिए? एक्स अक्ष के लिए। तो लिखिएगा एक्स अक्ष के लिए देखते हैं यार। अब ये पॉइंट है, ये क्यू है आपका, ये यहां पर आपका आवेश क्यू है। अच्छा, अब मान के चलिए कि ये मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किए दे रहा हूं, यहां से मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ये यहां पर आ गया। अब ये चार्ज जो है यहां पर आ गया इस पॉइंट पर, ठीक है। अब ये जब पॉइंट इस चार्ज इस पर आ गया तो यार ये वाला फोर्स इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज की दूरी कम हो गई। भाई मैंने मान लिया कि यहां से ये x दूरी विस्थापित हुआ, कितनी दूरी हुआ है? x दूरी। तो ये दूरी कितनी है? a है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? a माइनस का x। और यहां से ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी a प्लस का x। बात समझने की कोशिश करना। तो इस पर जो दूसरे चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा, दूसरे चार्ज के कारण F2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो F2 की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इस डायरेक्शन में, ये F2 लगेगा, ठीक है। और इधर ये इसके कारण ये आवेश इधर जाएगा, तो ये F1 लगेगा। तो मैं F1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे कितना हो जाएगा? KQ अपान एक्स स्क्वायर। तो यहां से बीच की दूरी कितनी है? a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और F1 देखते हैं, तो F1 आपका कितना हो जाएगा? KQ डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी कितनी है? a प्लस का x का होल स्क्वायर। अब यार ये दोनों तो ऊपर क्या है? बराबर है। नीचे वाली संख्या a में कुछ जुड़ रहा है यानी बड़ा होगा, a में कुछ घट रहा है यानी कम होगी। तो बड़ी संख्या का स्क्वायर मतलब थोड़ा सा और बड़ा होगा, छोटी संख्या स्क्वायर मतलब और कम होगा। तो इनमें कौन सा बल ज्यादा होगा? F2 ज्यादा होगा। क्या होगा? F2 ज्यादा होगा। अब बात भी समझ में आ रही है कि यार जितना हम पॉजिटिव चार्ज को जितना पास लाएंगे उतना ही वो तेजी से क्या करेगा? रिपेल करेगा, यानी F2 ज्यादा हो गया, निकल गया। इसी तरीके से ये वाला फोर्स क्या होगा? ये वाला फोर्स क्या होगा? थोड़ा कम होगा, तो ये इस डायरेक्शन में कम खींचेगा। यानी ये क्या करेगा कि ये इन दोनों का फोर्स क्या हो रहा है? नेट रिजल्टेंट इस वाले पर मतलब कहीं ना कहीं ये जीरो हो जाएगा। ये फोर्स x की किसी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? ये वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। तो यानी कि जीरो फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है? कि उस वस्तु का साम्य अवस्था में होना। तो ये किस अक्ष के अनुदिश कर रहे हैं? x अक्ष के अनुदिश। तो लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि आवेश q x अक्ष के अनुदिश x अक्ष के अनुदिश साम्य अवस्था में। किस में है? साम्य अवस्था में है। बात समझ में आ गई? साम्य अवस्था में है। सही कह रहा हूं? अभी ढंग से समझ लो, नहीं एग्जाम में आप लोग धुआं देखेंगे, ठीक है? धुआं हो जाएगा। तो एग्जाम में आपका सब चीजें गड़बड़ ना हो, इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए ये सब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हो गया हो तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आई हो। चलिए हटा दें। चलिए, तो अब यार इन दोनों के बीच में ये चीजें तो हमने निकाल ली थी। अब यदि मैं इनके बीच में नेट फोर्स निकालूं तो क्या ज्यादा है? F2 ज्यादा है आपका, तो नेट कितना आ जाएगा? नेट फोर्स आपका आ जाएगा F2 माइनस का F1। F2 कितना हो जाएगा? KQ a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस F1 कितना हो जाएगा? KQ अपान a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यदि ये सब कर लिया हो तो अब आगे बढ़ते हैं, हटा देते हैं इसे। लिख लीजिएगा, अब दूसरा वाला पॉइंट है चल रहा है। तो ये यहां से आपका F नेट जो आएगा, जो आपका F नेट जो आपका आएगा वो कितना हो जाएगा? KQ हमने कॉमन ले लिया, ये नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर ये हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? KQ और ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax, ठीक है।
माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। यहां से कितना आ जाएगा 4k क्यू ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इनका एलसीएम लेके है कि हैं, तो ये आपका आ गया क्या, एफ नेट। क्या आ गया, एफ नेट आ गया। ये तो निकालते थे। तो अब इस पर जो हमने क्या निकाला, एफ नेट निकाल लिया। अब यहां से देखें तो x की पावर ये कुछ छोटा बहुत है, तो x की पावर n है, यानी कि ये कैसा मोशन कर रहा है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है। इतना तो क्लियर हो गया। कैसा मोशन कर रहा है, पीरियोडिक मोशन। प्रत्यानयन बल निकाल लें, फिर देखते हैं कि वो किसके घात के बराबर, तो देख लिया। अब क्योंकि x आपसे बहुत छोटी दूरी के लिए, क्योंकि इसने कहा है कि यह बॉडी क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है, यानी कि एसएचएम कर रही है, तो a क्या होगा, a की अपेक्षा में a बहुत बड़ा होगा किससे, x से। a बहुत बड़ा होगा किससे, x से। तो यहां से इस x को मैं क्या कर सकता हूं, निगलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि बहुत छोटी है। छोटी राशि का स्क्वायर करेंगे तो और छोटी राशि हो जाएगी, तो उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, निगलेक्ट कर दिया, यानी कि ये वाला 0। तो यहां से ये जो एफ नेट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 4k क्यू इंटू ए एक्स डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, a की पावर 4। अगले स्टेप में आप लोग लिखेंगे, मैं a से a यहां पर कैंसिल के दे रहा हूं, तो ये a क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a क्यूब। यानी अब आप देखें तो आपका जो ये क्या आया है, जो एफ नेट आया है, यही तो उसको इक्विलिब्रियम में ला रहा है ना, यही फोर्स तो उसे इक्विलिब्रियम में ला रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल। क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल। और यहां से ये क्या दिख रहा है कि ये जो एफ नेट है, ये क्या है, ये सब कांस्टेंट है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x की पावर 1 के। जब कोई पावर नहीं होती तो पावर 1 मानते हैं, तो यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट की घाते 1 के बराबर है, यानी ये क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। तो पहला पार्ट तो हमने, जो पहला स्टेप था वो तो हमने कर दिया कि ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। अब क्या करते थे, इसका जो है हम लोग क्या निकालते हैं, दूसरे स्टेप में आपने लिखा था कि इसका त्वरण निकालते हैं। तो इस बॉडी का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, त्वरण निकाल लेते हैं। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। लिख लिया, तो चलिए अब त्वरण निकालते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई मेरे। तो देखिए, जब इसके त्वरण निकालते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है, पहले देखिएगा, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर हो जाएगा बल बटे द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां से बल कितना है, ये पूरा 4k क्यू एक्स डिवाइडेड बाई a क्यूब। अब इसमें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आपको m दिया हुआ है, तो m से डिवाइड, मतलब ये आपका रहा त्वरण, मतलब कि मैं इसे f कह दूं। चलिए, अब आपको पता है ये त्वरण है, f से डिवाइड। अब फिर क्या था कि f बराबर ओमेगा इज, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, या f इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x से क्या करते थे, इसकी तुलना। तो समीकरण नंबर 1 और एक समीकरण नंबर 2 से तुलना कर दिया। तो f की जगह पर f लिखा है, x की जगह पर x लिखा है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है, देखिएगा ध्यान से, तो क्या लिखा है 4k क्यू अपॉन a क्यूब इंटू m। ये लिखा हुआ है किसकी जगह पे, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे। तो अब ये लिखा है ओमेगा स्क्वायर की जगह पे। अब आप अगले स्टेप में लिखिएगा, मैं इसको हटाए दे रहा हूं ओमेगा स्क्वायर, तो मैं इसको क्या किए दे रहा हूं, ओमेगा किए दे रहा हूं। ठीक है, और t बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, यही होता है। तो अब आप लोगों का ये कितना आ जाएगा टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट, ये अब नीचे आएगा तो नीचे आपका ये ऊपर वाला हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा 4k क्यू
क्यू इंटू क्यू। तो ये रहा आपका टाइम पीरियड। तो ऐसे निकालना है क्वेश्चंस को। बात समझ में आ गई? तो पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आज का आखिरी टॉपिक देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब जो है आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है लिखिएगा कि कोई नहीं, यहां पर आपके फिर से वही दो आवेश, ये Q और ये Q, फिर से इनके कोऑर्डिनेट a,0, इसका माइनस का a,0। इनके बीच में एक आवेश जो रखा हो, इस बार ये चेंज हुआ, ये कितना हो गया है माइनस का Q, और इसके कोऑर्डिनेट 0,0, मास m है। फिर से वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, कि यह किस अक्ष के अनुदिश यह किस में होगा, साम्यावस्था में होगा। वही क्वेश्चन रिपीट कर लीजिएगा। फिर लिखिएगा कि यदि यह Q क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप वही निकाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जो दो क्वेश्चन इसमें भी होंगे कि ये इस माइनस Q किस अक्ष के अनुदिश साम्यावस्था में होगा। दूसरा क्वेश्चन कि यदि आवेश माइनस Q SHM करे, क्या करे, SHM करे, तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ये दो क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये किस अक्ष के अनुदिश SHM करेगा। तो देखिएगा, पहले बात ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि ये क्या है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, तो यदि अब मैं इसको इस डायरेक्शन में लेता हूं, मतलब ये पहला आवेश नाम दे दिया, इसको दूसरा आवेश। यदि मैं इसको x आवेश मतलब पहले आवेश की तरफ थोड़ा सा इसकी दिशा में क्या कर दूं, विस्थापित कर दूं। x अक्ष में थोड़ा सा पहले वाले चार्ज की तरफ मैं इसे क्या कर दूं, विस्थापित कर दूं। तो ये माइनस Q, ये प्लस Q, दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तुरंत पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अब मैं क्या करता हूं, यदि मैं इसको दूसरे वाले चार्ज की तरफ थोड़ा सा विस्थापित कर दूं, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास चले जाएंगे और खेल खत्म। यानी कि x एक्सिस में यदि मैं थोड़ा सा भी आगे पीछे कहीं भी डिस्प्लेस करता हूं, तो जिस जगह से इसकी दूरी कम हो जाएगी, ये कहां पर चला जाएगा, मतलब दूसरे के पास चला जाएगा। यानी कि यह ओरिजिनल पोजीशन फिर लौट कर नहीं आएगा। तो यानी कि यह x अक्ष के अनुदिश साम्यावस्था में नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको y अक्ष में, किधर, y अक्ष में थोड़ा सा करता हूं। ये क्यों, ये दोनों आवेश जो हैं आपके फिक्स हैं। ठीक है ना। चलिए यार, मैं इसी को नंबर 1 दिए दे रहा हूं, ये दो। अब यहां से मान के चलो कि मैंने इसको y अक्ष पे, y दूरी पर मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, माइनस का Q। अच्छा, तो अब ये जो आवेश है, ये इस आवेश को, ये निगेटिव इधर पर कितना फोर्स लगेगा, ये इधर अपनी तरफ खींचेगा। यानी इस पर जो आवेश लगेगा, ये पहले वाले के कारण F1 लगेगा, इसके कारण भी ये इधर आएगा, यानी कि ये F2 लगेगा। इन दोनों का परिणामी इनके बीच में F नेट या F रिजल्टेंट यहां पर लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये निगेटिव है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। यानी ये इस एक्सिस पर आ जाएगा, y एक्सिस पर आने का प्रयास करेगा। यानी कि ये बल क्या हो जाएगा, जब ये किसी जगह पर, ये जब डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो यहां पर ये बल क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। यानी अब ये भी बराबर दूरी से खींचेगा, ये भी बराबर दूरी से, यानी कि अब ये चार्ज जहां पर होगा वहीं पर रुक जाएगा। तो यानी कि किस अवस्था में, साम्यावस्था में आ रहा है, y एक्सिस पे। तो लिखिएगा, यह आवेश माइनस Q y अक्ष के अनुदिश साम्यावस्था में, y अक्ष के अनुदिश साम्यावस्था में होगा। किसमें होगा, साम्यावस्था में होगा। क्लियर है? अब अंतिम भाग। अब देखिए यार, F1 और F2 की वैल्यू यदि मैं निकाल लूं यहां से, तो ध्यान से यार, आप लोगों को सबको पता है F1 बराबर F2 बराबर F है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, K Q अपान इन दोनों के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, √a² प्लस y² का पावर 2। ये हो गया। तो यदि F1 F2 क्या हो, बराबर हो,
तो नेट रिजल्टेंट जो आता था वो कितना आता था 2f cos थीटा बाई 2, 2f cos थीटा बाई 2। तो ये रहा आपका थीटा बाई 2, ये वाला एंगल कितना है थीटा बाई 2 है। तो यहां से ये जो आप cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, cos थीटा बाई 2 आ जाएगा y अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान कीजिए इसके पहले मैंने ऐसा एक क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, जो f रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 2f की वैल्यू आप लिखिए q अपॉन ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर का होल स्क्वायर था, तो ये यही हो गया, इनटू cos थीटा बाई 2 की जगह पे y अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट में। तो ये दोनों क्या है सेम है, यानी गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, तो ये पावर एक तरीके से क्या लगा हुआ 1/2, तो 1/2 1 के साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3/2। अब यहां से आप देखिएगा तो यही क्या है प्रत्यानयन बल है, क्योंकि यही तो इसको साम्य अवस्था में लाने का काम कर रहा है ना, यही फोर्स। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया y के। अब यहां पर क्या आपको है कि A आपका y से बहुत बड़ा है, क्योंकि यह SHM कर रहा है तो A आपका y से बहुत बड़ा है, यानी ये क्या करेगा SHM करेगा। तो जब यह SHM करेगा तो अब मैं यहां से आपको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। क्या निकालना है, त्वरण। हटा दूं इसे, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया होगा आई होप। तो जब आप यहां से क्या निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे, तो ये वाली इसको मैं क्या कर दूं, निगलेक्ट कर सकता हूं। तो जब मैं इसको निगलेक्ट कर दिया तो ये यहां से जो आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2kq y अपान ये कितना हो जाएगा a3, ठीक है। तो अब आप देखिएगा आपको इसको क्या निकालना, त्वरण। तो ये क्या है F फोर्स है, तो बल यही त्वरण बराबर F बराबर कितना हो जाएगा बल, तो बल कितना है 2kq y अपान a3, बल बटे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान आपको m दिया हुआ है। अब यहां से F बराबर ओमेगा स्क्वायर x से क्या कर देंगे तुलना, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2। अब जब आप यहां से तुलना करेंगे तो x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि विस्थापन मैं यहां से विस्थापन y लिखे दे रहा हूं क्योंकि y डायरेक्शन में है, तो कोई बात नहीं। यहां से तो y की जगह पे y लिखा हुआ है, f की जगह पे f लिखा हुआ, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे लिखा हुआ है 2kq अपान a³ इंटू m। तो अब आप ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा की वैल्यू ये हो जाएगी। अब t बराबर कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये रहा 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाएगा a³ m, ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 2kq, खत्म बात। तो ये आपका आ गया टाइम पीरियड। तो मेरे बच्चों आपको ऐसे सब क्वेश्चन कैसे करना है, इसी तरीके से यदि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आपको इनको क्या करना है, डील करना है, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा मिलकर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, आपके लिए यार बहुत बेनिफिशियल है। लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप अपने समय का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, और जो कि करना भी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।